दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आज का एपिसोड काफी लंबा हो गया है और इसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माफी मांगता हूं। कल सन्नी देओल का जन्मदिन था और उसके जन्मदिन पर एक नई फिल्म का ऐलान हुआ जिसका नाम है जाट। इस फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया है कि सन्नी देओल ने हेलीकॉप्टर का जो पंखा है वो उखाड़ लिया है और उस पंखे को हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। इस पोस्टर से ये क्लियर कर दिया गया है कि ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है और बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है। ऐसी एक्शन फिल्म है जिसमें सन्नी देओल 100-100, 200-200 गुंडों को आराम से मार देगा, खत्म कर देगा। ये अलग बात है कि सन्नी देओल की एज है 67 ईयर्स। कितनी भाई साहब? 67 ईयर्स। सन्नी देओल इतना बूढ़ा हो चुका है कि झुक के चलता है, सीधा चल भी नहीं पाता। एक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। सन्नी देओल की जो एज है उसके हिसाब से सन्नी को बाप का रोल करना चाहिए, दादा का रोल करना चाहिए, परदादा का रोल करना चाहिए, लेकिन नहीं, सन्नी देओल एज ए एक्शन हीरो इस फिल्म में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि सन्नी देओल की जो पिछली फिल्म थी गदर 2 वो बहुत बड़ी हिट रही थी। 500 करोड़ क्लब की फिल्म है वो। भले ही फिल्म कितनी भी खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्नी देओल ने उसमें कैसा काम किया था, कैसा नहीं किया था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फिल्म के जो गिमिक्स थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल सही टाइम पे वो फिल्म रिलीज हुई और यही वजह है कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। अब जब एक हीरो की किसी फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है तो वो अपने आप को कैसे बूढ़ा मान लेगा? जाहिर सी बात है, वो तो यही मानेगा कि भाई पब्लिक मुझे एज ए एक्शन हीरो पसंद कर रही है और मुझे अगली फिल्म एज ए एक्शन हीरो ही करनी चाहिए। तो सन्नी देओल ने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में अपने टाइम का सबसे बड़ा एक्शन स्टार था अमिताभ बच्चन, और जब अमिताभ बच्चन की एज 50 साल हो गई तो उस वक्त पब्लिक ने अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया था, उनकी फिल्में देखना बंद कर दी थी और वो फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद बच्चन साहब कई साल तक अपने घर पर बैठे रहे, कोई काम नहीं मिला, और उसके बाद जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने बाप का रोल अदा करना शुरू किया, दादा का रोल अदा करना शुरू किया। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब बच्चन साहब सिर्फ 50 साल के थे और सन्नी देओल है 67 ईयर्स का, यानी कि 17 साल ज्यादा उम्र हो चुकी है सन्नी देओल की। इसके बावजूद भी सन्नी देओल को यह उम्मीद है कि वो एक्शन हीरो है और उसकी फिल्म पब्लिक पसंद करेगी। आप यकीन कीजिए, इस फिल्म में मुश्किल से 5% सन्नी देओल का रियल एक्शन होगा, 95% डुप्लीकेट ने किया होगा। और यह भी मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का नाम भले ही जाट हो, लेकिन इसको कोई जाट भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। तो जिन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, अपने पैसे बर्बाद किए हैं, उनके पैसे बर्बाद होने वाले हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता। यहां यह आपको बताना जरूरी है कि इस फिल्म के निर्माता बॉलीवुड के रेगुलर निर्माता नहीं है, बाहर के लोग हैं। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड का कोई भी रेगुलर निर्माता तो सन्नी देओल के साथ एक्शन फिल्म नहीं बनाएगा। बाहर के निर्माता ही ऐसी गलती कर सकते हैं, तो उन्होंने ही यह गलती की है। वो बेचारे प्लेन में बैठकर आए होंगे मुंबई, अब ट्रेन में बैठकर अपने घर वापसी जाएंगे और चप्पल पहनकर जाएंगे। कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा यानी कि सैवी 2 रिलीज हुई थी, सुपर डुपर डिजास्टर हो गई और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आप पूछेंगे कि भाई कैसे? वो ऐसे कि उस बंदे को ट्विटर पर इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि उस बंदे ने अपना एक्स अकाउंट डिलीट कर दिया हमेशा के लिए। जो ट्रोलिंग उसकी हुई है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, क्योंकि जिगरा 2024 की वन ऑफ द बिग डिजास्टर फिल्म है। और डायरेक्टर से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? वो इस तरह से हुई कि उस डायरेक्टर ने आलिया भट्ट को बहुत बड़ा सुपरस्टार मान लिया था, जबकि वो तो बेचारी छोटी मोटी स्टार भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। तो आलिया भट्ट ने अपना नुकसान तो किया ही किया, लेकिन डायरेक्टर के कैरियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब इस डायरेक्टर को आगे कोई भी फिल्म बहुत मुश्किल है। तो इंसान कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसी गलती करता है जिससे छोटा मोटा नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि कैरियर ही खत्म हो जाता है। और बस इस डायरेक्टर ने इतनी ही बड़ी गलती की कि कैरियर खत्म हो गया। दशहरे के दिन मुंबई के एक फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ
और उनको खत्म कर दिया गया। और जब यह घटना हुई तो पूरे मीडिया में हंगामा हो गया, सोशल मीडिया पर भी तूफान आ गया। सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था। 99% लोग ये कह रहे थे कि भाई बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी को खत्म किया है और उसकी वजह यह है कि वो सलमान खान का दोस्त है। और ठीक उसी वक्त मैंने कहा था कि ये बिल्कुल झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। बिश्नोई सलमान खान के किसी दोस्त को खत्म क्यों करेगा? अगर बिश्नोई को ऐसा करना होगा तो सलमान खान के बाप पर हमला करेगा, भाई पर हमला करेगा, दोस्त पर हमला क्यों करेगा? कोई लॉजिक नहीं था इस बात में। मैंने उस दिन वो सच्ची बात भी कही थी जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई थी। मैंने कहा था कि देखिए बाबा सिद्दीकी की सारी जिंदगी हो गई प्रॉपर्टीज का धंधा करते हुए। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे बाबा ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का झगड़ा चल रहा है। और जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का झगड़ा है तो जाहिर सी बात है उनके दुश्मन भी बहुत होंगे। तो यही वजह है कि मैंने उस दिन कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी पर हमला कराया है, बल्कि बाबा सिद्दीकी पर हमला कराया है उनके किसी दुश्मन ने, उस दुश्मन ने जिसके साथ किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है। और फाइनली आज मुंबई पुलिस और पूरा मीडिया यही कह रहा है कि हाँ भाई बाबा सिद्दीकी की अगर जान गई है तो वो किसी प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर गई है। और सलीम खान साहब ने कहा कि बहुत ही गलत बात है कि बाबा सिद्दीकी के हमले को लेकर सलमान को ब्लेम किया जा रहा है। सलमान की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान नहीं गई, सलमान की वजह से किसी ने बाबा सिद्दीकी को खत्म नहीं किया। बाबा सिद्दीकी की जान गई है उनके प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से। जिसने भी उन पर हमला कराया है वो है जिनका उसके साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था। तो सलमान खान पर इस बात का ब्लेम नहीं डाला जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो बात मैंने पहले दिन कही थी आज पूरा बॉलीवुड, पूरा मीडिया, पूरी दुनिया उसी बात को कह रही है। और इसका मतलब यह हुआ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं जो कहता हूं बहुत सोच समझ कर कहता हूं, कैलकुलेट करके कहता हूं और सच कहता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। भाई साहब दुनिया के हर आदमी को 3 चीजों का बहुत भारी लालच होता है। एक है औरत, दूसरी है प्रॉपर्टी और तीसरा है पैसा। और मैं ऐसा मानता हूं कि औरत का लालच सबसे बड़ा लालच है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सलमान के घर के बाहर रात में कुछ लड़कों ने गोलियां चला दी थी। तब से उस केस की छानबीन हो रही है, तब से लोगों को पकड़ा जा रहा है। और उसी केस में मुंबई पुलिस को एक आदमी की तलाश थी जिसका नाम है सुक्खा। यह हरियाणा का रहने वाला है। यह आदमी हरियाणा और मुंबई पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था, बहुत ही होशियारी से घूम रहा था। तो पुलिस ने इसके पीछे एक लड़की को लगा दिया। उस लड़की ने इससे बात करनी शुरू की और वो लड़की सीधी हरियाणा पहुंच गई और उसने इसको कॉल करके कहा कि देखो मैं इस होटल में हूं, मुझे नहीं पता ये होटल कहां है, बस आपसे मिलने आई हूं, आपसे इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि आपके बिना रह नहीं सकती, मर जाऊंगी आपके बिना। सुक्खा इडियट ने सोचा कि वाकई ही किसी लड़की को उससे प्यार हो गया है, वाकई ही कोई लड़की उसके बिना मर जाएगी। और सुक्खा फौरन ही उस होटल में पहुंच गया जहां वो लड़की ठहरी हुई थी। उसी होटल में पहले से ही मुंबई पुलिस के लोग भी ठहरे हुए थे। तो जैसे ही सुक्खा ने अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में जाके पार्टी करना शुरू किया, वैसे ही मुंबई पुलिस के लोग वहां पहुंचे, छापा मारा और भाई को अरेस्ट कर लिया। अब ये बंदा जिंदगी भर जेल में बैठेगा और पछताएगा कि मैं एक लड़की के प्यार में पागल क्यों हो गया था। जब एक लड़की ने मुझसे कहा था कि वो मुझे प्यार करती है, मेरे बिना मर जाएगी, तो मैंने यकीन क्यों कर लिया था। तो मैं आप सबको कहता हूं कि लड़कियों से बच के रहना। लड़कियों का लालच खतरनाक लालच है। कसम राजस्थान के उस काले हिरण की जिसने खुदकुशी कर ली थी, जिसको किसी ने नहीं मारा था। हिरण खुद इतना परेशान हो गया था कि बेचारे ने खुद को गोली मार ली थी। सलीम खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और जब इंटरव्यू में सलीम खान साहब से पूछा गया कि भाई जब बिश्नोई समाज ये कह रहा है कि सलमान को उनके मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए इस केस को खत्म करने के लिए, तो सलमान माफी क्यों नहीं मांग लेता। सलीम खान साहब ने इसके जवाब में कहा कि सलमान किस बात की माफी मांगे। भाई सलमान ने कोई क्राइम किया ही नहीं, सलमान ने कोई हिरण मारा ही नहीं। जब सलमान की कोई गलती नहीं, सलमान ने कोई क्राइम नहीं किया, सलमान ने कोई जुर्म नहीं किया, तो सलमान वहां जाकर माफी क्यों मांगे। सलमान ये खुद ही कबूल क्यों करे कि हाँ वाकई उसने जुर्म किया है, जबकि उसने जुर्म नहीं किया। अच्छा सलीम साहब ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि सलीम साहब को कॉन्फिडेंस है कि वाकई ही सलमान ने हिरन को नहीं मारा था। मैं आपको ये बता दूं कि ये हिरन मारने का केस सिर्फ सलमान खान पर नहीं था, बल्कि इस केस में थे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम,
तब्बू वगैरह वगैरह। सलमान खान के ऊपर हिरन के 2 केस हैं। दूसरे केस का मुझे नहीं पता, लेकिन एक केस का मुझे पता है जिसमें सब लोग थे। उस केस की हकीकत यह है कि एक्चुअली निशाना सैफ अली खान ने लगाया था। जो हिरन मारा था वो सैफ अली खान ने मारा था। लेकिन सलमान को ऐसा लग रहा था कि सलमान बहुत बड़ा स्टार है, अगर सलमान खान ये कबूल कर लेगा कि भाई ये गलती सलमान खान ने की है तो सलमान का कुछ बिगड़ेगा नहीं, सलमान आराम से छूट जाएगा। बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में सलमान खान ने वो इल्जाम अपने सर पे ले लिया और कहा कि भाई जो भी कुछ किया है मैंने किया है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि जेल तो इन सब लोगों को जाना चाहिए था, सैफ, सोनाली, तब्बू वगैरह, लेकिन ये लोग बच गए और सलमान फंस गया क्योंकि सलमान ने अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। तो इसमें गलती किसी की नहीं है। तो देखिए हकीकत यह है कि इसमें गलती सैफ या उन लड़कियों की नहीं है। भाई सलमान ने वो इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? क्या जरूरत पड़ी थी सलमान को बड़प्पन दिखाने की, सलमान को ये दिखाने की कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा? तो बस मुझे लगता है कि सलीम खान साहब इसी वजह से इस बात पर जोर दे रहे थे कि भाई जब सलमान खान ने गलती नहीं की, जब सलमान खान ने शिकार नहीं किया, तो सलमान खान क्यों जाए, क्यों माफी मांगे? लेकिन सलीम खान साहब को यह मानना ही पड़ेगा कि जुर्म किसने किया था यह बात खत्म हो चुकी है। जुर्म किसने कबूला वही गुनाहगार है। और अगर एक आदमी ने जुर्म कबूल किया और खुद ही किया तो जाहिर सी बात है फिर उसने वो किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप सभी जानते हैं कोरियोग्राफर डायरेक्टर रेमो डिसूजा को। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन रेमो पर इल्जाम लगा है कि उसने तकरीबन 12 करोड़ रुपए की चीटिंग की है कुछ लड़कों के साथ, उन लड़कों के साथ जो उसके शो में आकर परफॉर्म करके गए थे। मुंबई से कुछ दूरी पर एक जगह है ठाणे, और ये केस ठाणे के ही एक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया है, यानी कि ऑफिशियल एफआईआर हो गई है। इस केस को लेकर रेमो से मेरी बात हुई है और रेमो ने जो कहानी बताई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट चीटिंग का केस नहीं है। ये ऐसा केस नहीं है कि भाई रेमो ने उन लड़कों से पैसे ले लिए हों और वापस ना किए हों, या रेमो ने उनके नाम पर किसी और से पैसे लिए हों और खुद खा गया हो। एक्चुअली ये केस थोड़ा पेचीदा केस है। एक कंपनी है, उस कंपनी में पैसा आया है, किसी और के नाम पर आया है, किसी और को चला गया है। यानी कि इस केस की पूरी डिटेल सुनकर मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी गारंटी से ये नहीं कह सकता कि भाई चीटिंग हुई है या नहीं हुई है। अदालत ही डिसाइड करेगी कि भाई हां कोई चीटिंग हुई है या नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं औरतों की कांतिलाल शाह एकता कपूर को, जो सेक्स फिल्में बनाती है, सॉफ्ट पॉर्न बनाकर पैसे कमाती है और अपना किचन चलाती है। एकता कपूर बहुत ही गंदी गंदी वेब सीरीज बना चुकी है, गंदी बात 1, गंदी बात 2, गंदी बात 3 वगैरह वगैरह। गंदी बात 6 सीजन रिलीज हुआ था 2021 में। आप जरा अंदाजा लगाइए, 6 सीजन, यानी कि 5 सीजन कामयाब रहे थे तब जाकर 6 सीजन बना था। अगर वेब सीरीज में सीधा ही पोर्न दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इंडिया में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग बहुत हैं जो देखेंगे। तो बहुत सारे लोग इन वेब सीरीज को देख रहे थे, लेकिन एकता कपूर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई इसी सीजन 6 को लेकर। जो गंदी बात 6 सीजन रिलीज हुआ था उसमें माइनर लड़कियों के साथ गंदी बातें दिखाई गई थी, यानी कि नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी गंदी बातें की गई थी, उनको गंदी गंदी बातें करते दिखाया गया था, उनको गंदी गंदी बातों के लिए फोर्स किया गया था। और इसी को लेकर कोई एक आदमी बोरिवली थाने में गया था कंप्लेन करने के लिए, यानी कि एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए एकता कपूर के खिलाफ। पुलिस ने एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर लेने से मना कर दिया था। जाहिर सी बात है मुंबई की पुलिस बॉलीवुड वालों के खिलाफ एफआईआर कभी लेती नहीं है। उस बंदे ने भी हार नहीं मानी, वो बोरिवली अदालत में पहुंच गया और अब अदालत ने पुलिस से कहा है कि आप एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। और वो भी कोई मामूली एफआईआर नहीं भाई साहब, पोस्को के तहत एफआईआर हुआ है। अगर किसी और के खिलाफ ऐसा हो जाता तो अब तक उसको अरेस्ट कर लिया जाता, वो जेल में पहुंच चुका होता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये बॉलीवुड वाले हैं भाई, तो बॉलीवुड वालों की मुंबई में बहुत बड़ी पैठ है। बॉलीवुड वालों को मुंबई पुलिस छू भी नहीं सकती। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुंबई पुलिस एकता कपूर को अरेस्ट करेगी। 99% मैं कह सकता हूं कि मुंबई पुलिस एकता कपूर को छुएगी भी नहीं। 1% हो सकता है कि खाना पूर्ति के लिए किसी तरह एकता कपूर को अरेस्ट किया जाए और फिर अदालत में जाकर जमानत दिलवा दी जाए। अगर कोई और आदमी होता इस केस में तो 2-4 महीने जमानत नहीं होती थी। दोस्तों बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है सिने1। इसके ओनर है मुराद खेतानी साहब और यह प्रोडक्शन हाउस बड़ी बड़ी फिल्में बना चुका है, जैसे कि कबीर सिंह, एनिमल,
भूल भुलैया 2, अब भूल भुलैया 3 आ रही है, उसके बाद बेबी जॉन आ रही है। अब इस प्रोडक्शन हाउस की सीईओ बन गई है आकांक्षा मल्होत्रा। और आप सभी जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की कंपनी की भी सीईओ एक लड़की है। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की भी सीईओ एक लड़की है, अपर्णा। आप सभी जानते हैं कि जियो की सीईओ भी एक लेडी है, ज्योति। आप सभी जानते हैं कि बालाजी को भी 2 औरतें ही चलाती हैं, शोभा जी और एकता कपूर, यानी कि औरतों की कांतिलाल शाह। और इनके अलावा बॉलीवुड में और भी कई प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनकी सीईओ लड़की ही है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि बॉलीवुड वालों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को ही कंपनियां चलानी आती है, लड़कियों को ही फिल्में बनानी आती है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि बॉलीवुड वालों को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि भाई जो मर्द नहीं कर सकते वो औरतें कर सकती हैं। मेरी इस बात से आप ये अंदाजा बिल्कुल मत लगा लेना कि मैं औरतों के खिलाफ हूं या मैं ऐसा मानता हूं कि भाई जो मर्द कर सकते हैं वो औरतें नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये कुछ ज्यादा ही चलन है कि भाई हर जगह आपको लड़की मिलेगी। राइटर्स लड़की, सीईओ लड़की, फैशन डिजाइनर लड़की, कास्टिंग डायरेक्टर लड़की, जहां देखो लड़कियां ही लड़कियां हैं। और जहां लड़कियां नहीं हैं वहां मीठे हैं। तो आप ये बताइए कि जो बेचारे नॉर्मल लड़के हैं ये कहां जाएंगे? बॉलीवुड वालों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नॉर्मल लोग हैं इनको भी जॉब दे दो, इनको भी कुछ काम कर लेने दो। मतलब इनको बॉलीवुड से भगा ही दोगे? ऐसा कैसा चलेगा यार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं तेलुगु फिल्मों की खिजावनी एक्ट्रेस समांथा को। हंसना तो इस बेचारी को आता नहीं है, जब हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे कि खिजा रही हो। और आप सभी बॉलीवुड के बटले एक्टर को भी जानते हैं जिसका नाम है वरुण धवन, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है 50 किलो, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन फिर भी ये हीरो है क्योंकि बॉलीवुड वाले इसको हीरो मानते हैं। गलती इसकी भी नहीं है बेचारे की। तो समांथा की एक वेब सीरीज आ रही है वरुण धवन के साथ, यानी कि महा फ्लॉप एक्टर वरुण धवन के साथ। लेकिन समांथा को ऐसा लग रहा है कि भाई वो बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रही है। तो समांथा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अब आगे मैं कोई भी आइटम सॉन्ग नहीं करूंगी। अब पहली बात तो ये कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि भाई इस लड़की ने कौन सा आइटम सॉन्ग किया है। हो सकता है कोई एक आध किया हो जो मुझे याद ना हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है ऐसा कभी नहीं था कि भाई ये बहुत फेमस हो आइटम सॉन्ग्स करने के लिए नोरा फतेही की तरह। तो अगर इसने एक आध गाना किया भी होगा तो किसी छोटी मोटी फिल्म में किया होगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई अगर इस बेचारी ने एक आध गाना कर लिया है तो अब ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसकी वजह से ये आइटम सॉन्ग नहीं करेगी। देखो आंटी समांथा जी, आप ये समझ लो कि आपकी उम्र निकल चुकी है। अब आप किसी भी काम के काबिल नहीं रही हो, ना आइटम सॉन्ग के, ना मेन लीड एक्ट्रेस के, ना साइड एक्ट्रेस के। आप मिठाई बांटती हो। गंदा दिमाग, गंदी सोच। वो बेचारी हैदराबाद से लाके मिठाई बांटती है, सिर्फ मिठाई बांटती है और कुछ नहीं। तो आप इस पे अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत करो कि आपको काम मिल ही जाएगा। मैडम जी, मुझे आप ये बताइए कि आपको गाना कोई क्यों ऑफर करेगा? आपको कोई भी किसी फिल्म में क्यों लेगा? मैडम जी, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि आप उस उम्र में पहुंच चुकी हैं कि आपको फिल्में मिलना तो बहुत दूर की बात है, गाना मिलना भी बहुत मुश्किल है। बात को समझिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई के एक फेमस नेता बाबा सिद्दीकी को कुछ दिनों पहले खत्म कर दिया गया था उनके ऑफिस के सामने। और जब से ये घटना हुई है तब से मीडिया में यही खबर छाई हुई है 24/7। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई गैंग के एक शूटर को पकड़ा था, उसको पत्रकारों के सामने लाया गया। पत्रकारों ने उससे सवाल जवाब किए। पत्रकारों ने उससे पूछा कि भाई आप लोगों ने बाबा सिद्दीकी के साथ ऐसा क्यों किया? तो उस शूटर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि देखो भाई, बाबा सिद्दीकी कोई बहुत ही शरीफ आदमी नहीं था। आप ऐसा मत कहो कि भाई एक शरीफ आदमी के साथ कुछ गलत हो गया है। बाबा सिद्दीकी पर मकौका लगा था और मकौका किसी आम आदमी पर नहीं लगता। उसी बाबा सिद्दीकी पर ईडी ने 500 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया हुआ था। उसी बाबा सिद्दीकी पर न जाने कितनी प्रॉपर्टियों पर जबरदस्ती कब्जा करने का इल्जाम लगा हुआ था। तो अगर एक ऐसे आदमी के साथ कुछ गलत हो गया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब उससे पूछा गया कि बिश्नोई गैंग अब इसके आगे क्या करेगा, उनका अगला टारगेट कौन है,
तो उस शूटर ने कहा कि देखो भाई, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बॉस ही जानता है कि अगला टारगेट कौन है। मैं तो अब जेल जा रहा हूं, पता नहीं कितने दिनों जेल में रहूंगा। जब कभी मेरी जमानत होगी, मैं बाहर निकलूंगा, शायद तब जाकर मुझे कुछ पता चलेगा कि भाई आगे क्या होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि बिश्नोई का ये शूटर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पत्रकारों से बात कर रहा था, जरा भी झिझक नहीं रहा था, उसको जरा भी डर नहीं लग रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो अब आप मुझे बताइए कि जिस गैंग में ऐसे खतरनाक शूटर हो, वो क्या नहीं कर सकता। और आज देश में भुखमरी छाई हुई है भाई साहब, देश में इतनी बेरोजगारी है, देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, ये लड़के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बेरोजगार हैं, इनको तो आप कुछ हजार देकर इनसे कुछ भी करवा लो। तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे और बहुत सारे गैंग खड़े हो जाएंगे और आने वाले वक्त में इंडिया का माहौल बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, आप यकीन कीजिए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था महादेव ऐप का। इस घोटाले में पब्लिक के हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए थे। इस घोटाले में बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों का नाम आया था। उनमें से एक साहिल खान कई महीने जेल में भी रहकर आया है इसी केस में। इसी केस में नाम है निर्माता वसीम कुरैशी का, जो देश छोड़कर भाग गया है। और इसी केस में ईडी ने पूछताछ की है तमन्ना भाटिया से। बताया जा रहा है कि तमन्ना भाटिया का भी इस ऐप के साथ कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तमन्ना भाटिया को तोड़ पानी के लिए बुलाया गया था। तमन्ना भाटिया के साथ तोड़ पानी हो जाएगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना ही वो अरेस्ट होगी, ना ही वो जेल जाएगी, बात खत्म। अगर आपको याद हो तो एल्विश यादव पर भी ईडी ने केस किया था मनी लॉन्ड्रिंग का। और कमाल यह है कि एल्विश यादव ने ट्वीट करके खुद ही कबूल कर लिया था कि भाई जो पैसे मैंने कमाए हैं वो मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी भेजूं। ये कौन सा कानून है भाई जो मुझे रोक रहा है मेरा पैसा कहीं भेजने से? अरे मेरा पैसा था, मैंने कहीं भी भेजा हो, आपका क्या लेना देना। ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए 2-3 बार बुलाया, तोड़ पानी हुआ और केस खत्म हो गया। क्योंकि अगर एल्विश ने खुद ही कबूल किया था कि हाँ उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया है और तोड़ पानी नहीं हुआ था, तो फिर एल्विश को अरेस्ट किया जाना चाहिए था, एल्विश जेल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। इसका मतलब यह हुआ कि ईडी भी आज की तारीख में खूब पैसे कमा रही है, खूब तोड़ पानी कर रही है, किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाती है, तोड़ पानी करती है और खत्म। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद उनका बेटा जीशान सिद्दीकी सामने आया और उसने कहा कि भाई मुझे मेरे बाप के लिए इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। जीशान ने ट्वीट करके ऐसा कहा था। उसी ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया और कई लोगों ने यह कहा कि उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज पर आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आप लोगों को चाहिए कि उन सभी की प्रॉपर्टीज को वापसी कर देना चाहिए। अगर आपको अपने फादर के लिए इंसाफ चाहिए तो जिन लोगों की प्रॉपर्टीज पर आपने कब्जा किया हुआ है उन लोगों को भी अपनी फैमिलीज के लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्वीट पर रिप्लाई करके यह भी कहा कि हाँ भाई बाबा सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जीशान को सपोर्ट भी किया। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे लोग जीशान को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जीशान के खिलाफ हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है तब से ये खबर मीडिया में चारों तरफ छाई हुई है, 24/7 इसी पर डिस्कशन हो रहा है। अब किसी उल्लू के पट्टे ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर एक मैसेज भेजा है और उसमें कहा है कि हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए, अगर हमें 5 करोड़ रुपए ना मिले तो हम सल्लू को छोड़ेंगे नहीं। और हमें हल्के में बिल्कुल मत लेना, इस मैसेज को बहुत ही सीरियसली लेना, हमें फौरन ही 5 करोड़ दे दो अगर सल्लू की जान बचानी है तो। इस मैसेज भेजने वाले ने यह भी कहा है कि बिश्नोई गैंग बहुत ही पावरफुल है, बिश्नोई गैंग सल्लू को छोड़ेगा नहीं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह मैसेज जिसने भी भेजा है वो एक नंबर का फ्रॉडिया है, झूठा है, मक्कार है, उसका बिश्नोई से कतई कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब बिश्नोई 5 CR मांगेगा, पागल हो गए हैं। अगर बिश्नोई मांगेगा तो 500 CR मांगेगा, 5 CR क्यों मांगेगा वो सल्लू से, आप मुझे बताओ। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे कमाने की फिराक में हैं और वो लोग ही हैं जो ये झूठे सच्चे मैसेज भेज रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस जल्दी इसको ढूंढ लेगी और इसको रख लेगी और इसको अंदर डालेगी, इसको सबक सिखा देगी। दोस्तों, पुराने जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था सोमी अली। मैं भी उस वक्त छोटा था भाई साहब, मैंने भी उसकी एक आध फिल्म ही देखी होगी।
होगी, ऐसा बताया जाता है। यानी कि वो खुद ही कहती है कि मैं सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मुझे नहीं पता वो सल्लू की गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ये लड़की अमेरिका रहती है और मेंटली डिस्टर्ब है। एक्चुअली ये बात मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार एक्ट्रेस बन गई वो मरते दम तक एक्ट्रेस बने रहना चाहती है। उसको ये कबूल ही नहीं होता कि कोई उसको पहचानता नहीं है। जब भी उसको ऐसा लगता है कि भाई उसको कोई पहचानता नहीं, उसको दौरे पड़ने लगते हैं, वो खुद ही परेशान हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा ही हाल कुछ इस लड़की का है, क्योंकि इसको कोई नहीं जानता ये कौन है बेचारी। यही वजह है कि ये कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है, और वैसे भी बेचारी काफी बूढ़ी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है बुढ़ापे में कौन पहचानेगा। तो ये हर 2-4 दिन के बाद सलमान पर कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती है, पब्लिसिटी के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए। और जो इंडिया का मीडिया है आज की तारीख में वो भी इतना फालतू है कि वो लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, इसकी खबर छापते रहते हैं, चलाते रहते हैं। बाबा सिद्दीकी का केस होने के बाद इस लड़की ने नया ड्रामा किया है। इसने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया है और बिश्नोई से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि भाई आप मुझे कॉल करो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कुछ ऐसी बात करनी है जिसमें आपका बहुत फायदा है। इसने ये भी कहा कि बिश्नोई भाई मैं राजस्थान आना चाहती हूं, मैं आपके मंदिर में पूजा करना चाहती हूं और आपके साथ बैठकर कुछ ऐसी बात करना चाहती हूं जिसमें आपका बहुत फायदा है। आप अंदाजा लगाइए, इस लुक्खी को, इस बेवकूफ को, इस मेंटल को ये यकीन है कि बिश्नोई इससे बात करेगा। इसके जो घर वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी मेंटल हो चुकी है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये पागल हो चुकी है। अगर आप इसको जरा सा भी प्यार करते हैं तो आप इसको फौरन किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, नहीं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक दिन ये इतनी पागल हो जाएगी कि फिर इसका मेंटल हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि चाची मलाइका अरोरा कभी प्यार किया करती थी भतीजे अर्जुन कपूर से। दोनों का ब्रेकअप हो गया, काफी दिनों तक दोनों चुप रहे। अब मलाइका वापसी ट्रैक पर आ गई है। मलाइका ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कहा है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है अर्जुन कपूर के साथ, बहुत अच्छा हुआ है, मैं अपनी जिंदगी में आजाद हो गई हूं, बहुत अच्छा हुआ है, जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल करेक्ट फैसला है। मैडम जी हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपका फैसला गलत है, आपका फैसला बिल्कुल सही है। अरे भाई चाची भतीजे का प्यार, मुझे ये बताइए कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक ये रिलेशनशिप चलेगी? एक ना एक दिन तो ब्रेकअप होना ही था, तो बेहतर है कि जल्दी ब्रेकअप हो गया। मैडम जी अब आप भी अपनी उम्र का कोई बुढ़ा ढूंढ लो और अर्जुन कपूर भी अपनी उम्र की कोई लड़की ढूंढ लेगा, बात खत्म। बात को समझो मैडम जी। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुदकुशी कर ली थी और जिसकी वजह से आज देश में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वीडियो में कहा था, मैंने ट्वीट करके भी कहा था कि बीजेपी पार्टी इस फिल्म को हरियाणा इलेक्शन से पहले रिलीज नहीं होने देगी। ये फिल्म रिलीज होगी हरियाणा इलेक्शन के बाद, उससे पहले रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन कंगना को ऐसा लग रहा था कि वो तो बीजेपी की एमपी है, तो वो तो अपनी फिल्म कभी भी रिलीज कर सकती है। उसको ये नहीं पता कि ब्रांड के दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक है, वो जो कहता है वही होता है, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को रिलीज करने के लिए कंगना को हरी झंडी मिल गई है। कंगना ने एक ट्वीट करके कहा है कि हम जल्दी ही डिसाइड करेंगे कि किस डेट पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की निर्माता है रेनू पिट्टी जी, यानी कि निशांत पिट्टी की मदर। अगर ये फिल्म रिलीज ना होती तो जाहिर सी बात है उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता, लेकिन अब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और उनका पैसा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि मुझे फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म चल सकती है, ये फिल्म बढ़िया बिजनेस कर सकती है। अब से 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि अक्की की 2024 में और 2-3 फिल्में रिलीज होंगी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि 2024 में अक्की की कोई और फिल्म रिलीज नहीं होने जा रही है। अक्की की एक फिल्म आने वाली थी स्काई फोर्स, जो शिफ्ट हो गई है 2025 में। करण जौहर ने अक्की के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका टाइटल नहीं रखा गया है, जिसमें आर माधवन भी है और एक्ट्रेस है अनन्या पांडे। ये फिल्म भी इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म भी इस साल रिलीज नहीं होगी, ये 2025 में होली पर रिलीज होगी। और होली में अभी 3-4 महीने बाकी है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि होली पर ये एक ही फिल्म रिलीज होगी। किसी ना किसी और फिल्म का भी ऐलान जरूर होगा जो होली पर इस फिल्म के साथ टकराएगी। कसम रावण की मधुर भंडारकर ने फिर से ठान ली है एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाने की। एक कहावत है कि चाय से ज्यादा गर्म होती है पतीली,
अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पतीली क्या होती है। पतीली गांव में उसको कहा जाता है जिसमें चाय रखी जाती है। और ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में है। जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो उनकी बीवियां हैं, उनके नखरे स्टार से भी ज्यादा हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस बॉलीवुड की मालकिन वही है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो सुपरस्टार्स हैं। और अब मधुर भंडारकर इन्हीं बीवियों पर एक फिल्म बनाने जा रहा है। इससे पहले भी मधुर भंडारकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना चुका है रियल सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे कि चांदनी बाग, ट्रैफिक सिग्नल, जेल, कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह। लेकिन इसी सब्जेक्ट पर करण जौहर एक वेब सीरीज बना चुका है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। अमेज़न भी इसी सब्जेक्ट पर वेब सीरीज बना चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मधुर भंडारकर फिल्म बना रहा है उसमें क्या ज्यादा वो दिखा पाएगा जो वेब सीरीज में नहीं दिखाया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मधुर इस सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करेगा, एक अच्छी फिल्म बना पाएगा और एक हिट फिल्म बना पाएगा। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद बॉलीवुड के कितने लोग उससे नाराज हो जाएंगे, कितने एक्टर उससे नाराज हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये गारंटी हो जाएगी कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर मधुर की फिल्म नहीं करेगा। बात खत्म। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसके बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। भाई साहब, सॉन्ग बजरंग बली रिलीज हो चुका है सिंघम अगेन का। इस सॉन्ग को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है और बहुत सारे स्टार्स भी हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है सॉन्ग चलना ही चलना है। और क्योंकि फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है तो जो सीजन है उस सीजन में अगर गाना बजरंग बली बजता है तो जाहिर सी बात है उसको सुना जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि सीजन के हिसाब से ये एक अच्छा गाना है और इससे फिल्म को बहुत फायदा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को बहुत बड़ी ओपनिंग मिलने वाली है, कम से कम 30 से 40 करोड़ के बीच में कहीं ओपनिंग मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म 300 करोड़ रुपए से नीचे का बॉक्स ऑफिस नहीं करेगी। अब रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच होगा या नहीं होगा। लेकिन आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई साहब। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।